सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 15 नंबर का लेसन है जिसका नाम है एवरेस्ट विजय। ओके, तो ये लेसन आज बच्चों हम देखेंगे। इस लेसन में क्या क्या दिया गया है ये अभी हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और क्या करें, मेरे साथ इस लेसन को ध्यान से सुनिए, ठीक है। लेसन का नाम है एवरेस्ट विजय। चलिए मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। हिमालय संसार के पर्वतों का राजा है। उसकी उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह समुद्र तल से लगभग 9000 मीटर ऊंची है। यह आकाश से बातें करते हुए प्रतीत होती है। यह बात तब की है जब एवरेस्ट की चोटी मानव स्पर्श से अछूती थी। उस समय बालक तेनसिंग की दृष्टि जब इस चोटी पर पड़ती तो वह एक सपना देखता कि वो बड़ा होकर मैं एक दिन इस पर अपने देश का झंडा अवश्य फहराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा हिमालय पर्वत है वो सबसे ऊंचा है, सर्व पर्वतों का वो राजा है। उसकी उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है उच्चतम चोटी? माउंट एवरेस्ट। वो समुद्र तल से लगभग 9000 मीटर ऊंचा है। यह आकाश से बातें करते हुए प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो ये आकाश के साथ बातें कर रहा है। यह बात तब की है जब एवरेस्ट की चोटी मानव स्पर्श से अछूती थी। तो ये बात उस ज़माने की है जब कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा था। अभी तो कोई लोग वहाँ पर जाकर आए हैं। कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपने भारत देश का झंडा फहराया, लेकिन ये बात तब की है जब कोई भी वहाँ पर नहीं गया था। वो मानव स्पर्श से अछूती थी माउंट एवरेस्ट की चोटी। उसी समय बालक तेनसिंग की दृष्टि जब इस चोटी पर पड़ती थी तो वह एक सपना देखता था कि बड़ा होकर मैं भी इस पर अपने देश का झंडा अवश्य फहराऊंगा। तो बालक तेनसिंग का क्या सपना था, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये कहना कि बड़ा होकर मैं इस पर यानी माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का झंडा अवश्य फहराऊंगा। ये उसका क्या था? सपना था। धीरे धीरे बालक युवा हो गया, परंतु वह अत्यंत निर्धन था। पर फिर वह पर्वतारोहण की वस्तुएं, कीलों वाले जूते पहनने, ओढ़ने और बिछाने के लिए मोटे ऊनी वस्त्र, टोपी, चश्मा, तंबू आदि कैसे करता? क्यों? थोड़े दिन में वो बालक धीरे धीरे क्या हो जाता है? युवा हो जाता है, नौजवान हो जाता है। तो फिर भी वो क्या हो जाता है? अत्यंत निर्धन रहता है, क्योंकि वो गरीब रहता है। उसके पास पैसे नहीं होते। वो पर्वतारोहण मतलब चोटी पर चढ़ने के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है वो उसके पास खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें पर्वतारोहण के लिए लगते हैं? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप कहेंगे कीलो वाले जूते, पहनने, ओढ़ने और बिछाने के लिए मोटे ऊनी वस्त्र, टोपी, चश्मा, तंबू, ये सारे जो सामान होता है वो वहाँ पर जाने के लिए लगता है। इनके अभाव में उसका सपना साकार हो पाना कठिन था। अगर ये ही सामान उसे लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और इसका अभाव होने के कारण उसका जो सपना था वो साकार होना बहुत ही कठिन लग रहा था। ओके, उसके बाद क्या होता है देखिए, यदि उसके पास कुछ था तो वह उसका बलिष्ठ शरीर, वह कूली बन गया। जो पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आते हैं वे उनके सामान के भारी भरकम बोझों को ढोता। जो पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता, परंतु कूली के काम से उसे एक अन्य भी लाभ हुआ। इससे उसे पर्वतारोहण का प्रशिक्षण मिला और पर्वतीय मार्गों का ज्ञान हुआ। अब तो सभी पर्वतारोही तेनसिंग की योग्यता का लोहा मानने लगे। लोहा मानने यानी उसकी जो क्या बोलते हैं कमाल है, उसकी जो बातें हैं, लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना यानी उसकी जो श्रेष्ठता है। जो बाकी के पर्वतारोही गण वहाँ पर थे
वो उनकी योग्यता का लोहा मानने लगे, उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करने लगे, क्योंकि उनका जो बलिष्ठ शरीर था वो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर, बहुत ही अच्छी शरीर संपदा उन्होंने पाई थी तेनसिंह ने। तो वो वहाँ पर कूली बन गया, और जो पर्वतारोही थे एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए वो आते थे, उनका वो सामान, भारी भरकम सामान ढोता था, और जो पैसे मिलते थे उससे परिवार का पेट पालता। परंतु कूली के काम से उससे एक अन्य भी लाभ हुआ था। देखिए, उसका एक फायदा भी उसे हो गया था कि उसे पर्वतारोहण का प्रशिक्षण मिला और पर्वतीय मार्गों का ज्ञान हुआ था। उसे पर्वतारोहण का, यानी चोटी पर कैसे चढ़ा जाता है, उसका सारा प्रशिक्षण उसे मिला था, और जो पर्वतीय मार्ग थे, रास्ते थे, उनका ज्ञान हुआ था। अब तो सभी पर्वतारोही तेनसिंह की योग्यता का लोहा मानने लगे थे, मतलब उनकी जो श्रेष्ठता थे वो स्वीकार करने लगे। उनका लाभ उठाने के लिए उसे अपने दल में पर्वतारोही के रूप में बराबरी का स्थान लेने लगे। मतलब ये सभी जानकारी जो उसको थी, तेनसिंह को थी, ये उसका फ़ायदा उठाने के लिए बाकी के जो पर्वतारोही दल थे उसे अपने पर्वतारोही के रूप में बराबरी का स्थान देने लगे, उनको अपने दल में शामिल करने लगे। उसने उनके साथ एवरेस्ट पर चढ़ने का 9 बार प्रयत्न किया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। तो देखिए, जब ये लोग पर्वतारोही बाकी के जो होते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है, उनके जो ग्रुप होते हैं उनमें वो एवरेस्ट चढ़ने का उन्होंने 9 बार प्रयत्न किया, लेकिन उनके हाथ में सफलता नहीं आई। कुछ ना कुछ बाधाएं उनके मार्ग में आती गई और वो सफल नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे दलों के साथ, यानी 9 बार उन्होंने प्रयास किया था एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने का, लेकिन कुछ ना कुछ तो बाधाएं उनके उस कार्य में आई ही थी। ओके, उसके बाद देखिए 10वीं बार तेनसिंह कर्नल हंट के पर्वतारोही दल का सदस्य बना। देखिए कितनी बार, 10वीं बार तेनसिंह कर्नल हंट के पर्वतारोही दल का सदस्य बना। हिलेरी नाम का एक पर्वतारोही उसका साथी था। दोनों को एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। प्रस्थान करते समय तेनसिंह ने हंट से आग्रह किया, कर्नल साहब, आप किसी भी परिस्थिति में मुझे बीच रास्ते से वापस मत बुलाना। देखिए, उसका जो निश्चय था, उसका जो आत्मविश्वास था, वो यहाँ पर क्या करने लगा। वो 10वीं बार, 9 बार वो फेल हो चुका था। अगर हम होते तो क्या हो जाता, एक ही बार या 2 बार फेल हो जाते हैं तो निराशा हो जाती है, हमें वो काम करने में कोई भी रुचि नहीं रहती। लेकिन ये जो तेनसिंह थे वो 9 बार उस चढ़ाई में फेल हो गए। कुछ ना कुछ असफलता उसके सामने आई, कुछ ना कुछ बाधाएं उनके सामने आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी। वो 10वीं बार जब तेनसिंह जो कर्नल हंट थे उनके पर्वतारोही दल के सदस्य बने, और उनका एक साथी था जिसका नाम था हिलेरी, और उन दोनों को भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। जो वो चढ़ने की शुरुआत करने लगे, प्रस्थान करने के लगे, वहाँ पर जाते समय उन्होंने क्या कहा, कर्नल हंट को तेनसिंह ने कहा कि कर्नल साहब, आप किसी भी परिस्थिति में मुझे बीच रास्ते से वापस मत बुलाइए, क्योंकि मुझे ये काम करना ही है। कुछ भी हो, मैं चोटी पर पहुँच कर ही रहूँगा। उसकी वाणी से उसका आत्मविश्वास बोल रहा था। देखिए, ये जो कर्नल साहब से कहते हैं, कर्नल साहब, आप मुझे किसी भी परिस्थिति में वापस मत बुलाइए, मैं कुछ भी हो जाए, मैं चोटी पर पहुँच ही जाऊँगा, पहुँच कर ही रहूँगा। तो ये उसका जो खुद पर था विश्वास, वो उसे बोल रहा था, वो झलक रहा था। कर्नल ने उसकी पीठ थपथपाकर विदा किया। कर्नल ने उसे पीठ थपथपाकर विदा किया। यह बात 29 मई सन 1953 की है। तो देखिए, ये इन्होंने कब किया, ये प्रस्थान के लिए कब तैयार हो गए थे, 29 मई 1953।
ओके। उसके बाद देखिए क्या होता है, हाड़ कांपने वाली या कंपाने वाली ठंडी हवा को चीरते हुए, फिसलन भरी बर्फ को रोनते हुए कुल्हाड़ी से चट्टानों को काट छाट कर रास्ता बनाते हुए माई के ये दो लाल चढ़ाइयों को पार करने लगे। तो यहाँ पर देखिए कैसा यहाँ पर वातावरण होता है, कैसा यहाँ पर सिचुएशन होती है। देखिए हार्ड कंपनी वाले मतलब जो हमारी हड्डियाँ भी काँप जाए इतनी ठंडी होती है, वहाँ पर ठंड होती है। फिसलन भरी, क्योंकि वो बर्फ़ पे चल रहे तो बर्फ़ तो फिसलता ही है, पर फिसलन भरे उस बर्फ़ को रौंदते हुए, उस पर चलते हुए कुल्हाड़ी से चट्टानों को काट छाट कर रास्ता बनाते हुए, मतलब उनकी जो कुल्हाड़ी थी वो बर्फ़ को काट रहे थे, चट्टानों को बर्फ़ की काट रहे थे और उसमें से रास्ता बनाते हुए माई के ये दो लाल मतलब भारत माता के बच्चे चढ़ाई को पार करने लगे। देखिए इतनी सारी मुसीबतों को सहते हुए उन्होंने क्या किया, वो चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। देखिए इसके बाद क्या होता है, जब चढ़ाई का अंतिम चरण था तो तैन सिंह को पता चला कि उसकी ऑक्सीजन की थैली खाली हो गई है। अब इतना ऑक्सीजन नहीं है कि चोटी पर चढ़कर जीवित नीचे पहुंच सके। अब वह क्या करे, ऊपर बढ़े या नीचे लौटे। उसने सोचा यदि सफलता अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब या तो विजयश्री या फिर वीर गति। उसने निश्चय किया कि मैं कम ऑक्सीजन से ही काम चला लूँगा। जहाँ एक सांस ऑक्सीजन की लगेगी तो वो आधी सांस वहाँ से लेगा। तो देखिए इन्होंने पूरा निश्चय कर लिया था कि ये एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे ही और उस पर अपना भारत माता का झंडा फहराएंगे। तो इन्होंने पूरे निश्चय के साथ वहाँ पर चढ़ने लगे। तभी क्या होता है, कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी जो ऑक्सीजन की जैसे जैसे हम पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, जैसे हम ज़मीन पर ऑक्सीजन लेते हैं उतना बहुत सारा ऑक्सीजन ज़मीन पर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चलते हैं, ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से हम लोग मर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने से हम लोग मर सकते हैं। तो उनको ये ध्यान में आएगी कि उनकी जो ऑक्सीजन की थैली है, ये सब चीज़ें हैं, वो उनको साथ लेके उन्हें चढ़ना पड़ता है। देखिए कितना कठिन है ये। और उनको ये ध्यान में आता है कि ऑक्सीजन की थैली जो है वो ख़त्म हो गई है, वो खाली हो गई है। अब इतना ऑक्सीजन नहीं है कि चोटी पर चढ़कर फिर नीचे जा सके। तो अब वह क्या करे, ऊपर बढ़े या नीचे लौटे। तो उनको ऐसा लग रहा था अब हम क्या करेंगे, यदि ऊपर बढ़े या नीचे लौटे क्या करें हम। उसने सोचा यदि सफलता अभी नहीं मिलेगी तो फिर कभी नहीं हमसे होगा ये। अगर हमने अभी नहीं किया तो ये हमारी लाइफ में कभी भी नहीं हो सकता। या तो जिएंगे या तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा निश्चय उन्होंने किया और कम ऑक्सीजन के साथ हम काम चलाएंगे। जहाँ एक सांस ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहाँ आधी सांस लूँगा, जहाँ आधी की आवश्यकता होगी वहाँ सांस नहीं लूँगा। देखिए अगर सांस हम नहीं लेते तो हम मर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इतना दृढ़ पक्का निश्चय कर लिया था अपने मन के साथ। तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने ये डिसाइड किया कि जहाँ पर मुझे एक सांस की आवश्यकता होगी वहाँ पर मैं आधी सांस लूँगा, और आधी सांस की आवश्यकता मुझे पड़ेगी तो मैं यहाँ पर सांस ही नहीं लूँगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके ये दो माई के लाल जो तैन सिंह और हिलेरी जो है वो यहाँ पर हमारे इस एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके।
तो बच्चों देखिए, इनका जो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, ये इनको क्या करते हैं, सफल करते हैं, या सफल ये लोग होते हैं या नहीं होते, ये देखेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, जितना हमारा ये जो लेसन है वो हो गया है, उसे पढ़िए, उसको समझिए, उसने क्या क्या प्रयास किया, कौन कौन सा कार्य किया, ये सब अपने ध्यान में रखें। और अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका आगे का जो भाग है, इन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं, या और इनके रास्ते में कोई बाधाएं आते हैं, ये सब देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।